चलो लेट्स बिगिन। हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से वी लेफ्ट आउट। ठीक है, आपकी स्क्रीन के आगे ही है सारे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? A claim for damages arising out of breach of conduct is not debt. A person who enters into contract with government does not necessarily thereby undertake any public duty. सोचो क्या होएगा, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन एंड टू? देखो, अब इसमें कह रहे हैं कि क्लेम फॉर डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडक्ट इज नॉट डेप्ट। तो ये सही कह रहा है, डैमेजेस और डेप्ट जो हैं वो बेसिकली दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। फिर है कि अगर कोई पर्सन क्या गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या वो पब्लिक ड्यूटी क्या उसको कोई लाइबिलिटी हो जाती है कि उसे पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करनी है? नो। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नेसेसरी नहीं है कि आप पब्लिक ड्यूटी में आ जाओ अगर आपने सरकार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ वन एंड टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज और आर वॉइड? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एग्रीमेंट इफेक्टेड बाय फ्रॉड, थ्री ओनली, टू ओनली, वन टू थ्री, वन एंड टू। सी, बताओ सारे आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, मैं चेक करूँगा। साथ के साथ लिखोगे तभी आपको भी मज़ा आएगा, याद रहेगा। सी सी सी। देखो अब यहाँ पर बेसिकली ये क्या कह रहा है, वीरेंद्र डी। ठीक है, वेरी गुड वीरेंद्र, बिल्कुल सही आंसर डी ही है। अब इसका आंसर इसलिए कि एग्रीमेंट अगर विदाउट कंसिडरेशन होता है, मान लेते हैं वॉइड है, ठीक है, ये तो वॉइड होता ही होता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी हमारी वॉइड होती है, 28 में होती है। ठीक है, और एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन 11 में भी लिखा हुआ है कि वहाँ पर वॉइड है। अब नेक्स्ट बात आती है एग्रीमेंट इफेक्टेड बाय फ्रॉड, सेक्शन 17, ये वॉइडेबल है। जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसकी गलती। सो द करेक्ट आंसर इज वन एंड टू, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, A obtained a sum of money of rupees 10,000 from B by putting B in fear of death. Which one of the following was committed by A? Cheating, robbery, mischief, extortion. Very good, Virender and Karishma. Very good. Extortion is the correct answer. अगर इसमें हमने फियर ऑफ इंजरी या डेथ अगर किसी को करी और उसकी वजह से डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करा, ठीक है, कि वो अपना आपको कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे, तो दैट इज एक्सटॉर्शन। और अगर इमीडिएट, शाबाश वीरेंद्र, अगर इमीडिएट होता, इमीडिएट फियर ऑफ डेथ और इंजरी, तब क्या होता?
शाबाश, तब तब रॉबरी होता। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक बात जाननी है कि एक्सटॉर्शन जो है मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है या इमूवेबल पर? मूवेबल पर। वीरेंद्र एंड करिश्मा, एनी आइडिया? शाबाश, बोथ पर लगता है। ठीक है, चलो, एंड वेरी गुड करिश्मा, सबसे पहले बिल्कुल सही बोला था कि दोनों पर ही लगता है। यूज ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन in furtherance of common object will constitute affray, assault, rioting, unlawful assembly। सोचो क्या होएगा इनमें से? आंसर करो साथ के साथ। देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, यूज़ ऑफ वायलेंस। अनलॉफुल असेंबली में कभी भी वायलेंस का यूज़ नहीं होता। ठीक है, वो अभी अनलॉफुल असेंबली बनी है, तो अनलॉफुल असेंबली राइट आंसर नहीं है। अगर वो वायलेंस अनलॉफुल 141 प्लस वायलेंस और फोर्स इज इक्वल टू राइटिंग, तो करेक्ट आंसर आपका राइटिंग होना चाहिए था। ठीक है, सी, ए सीज बी ड्राउनिंग बट डज नॉट सेव हिम। बी इज ड्राउंड, ए हैज कमिटेड, ए ने देखा कि बी जो है अपना डूब रहा है, पर उसने उसको बचाया नहीं। ए ने क्या करा है, मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या नो ऑफेंस। शाबाश शाबाश, दिलीप, वीरेंद्र, मितांश, करिश्मा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भानु, नो ऑफेंस। शाबाश, चलो, इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अब ओमिशन बेसिकली क्या होता है? ओमिशन जनरली हमारा, हाँ वेरी गुड मितांश, क्योंकि कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी बचाने की। वैसे ओमिशन हमारा कोई भी कभी भी ऑफेंस होता नहीं, अनलेस हमारी स्टैचू ने ना दिया। अगर मान लो किसी ने डूबते हुए देखा किसी को, तो वो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पर यही अगर इसकी जगह हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर स्विमर बैठा है, कोच बैठा है आपका बचाने वाला, गार्ड बैठा है, उसने डूबते हुए देखा, तो उसकी जिम्मेदारी थी बचानी, ओमिशन, तब वो ओमिशन पनिशेबल है। अगर मान लो वुमेन है, उसकी हेड ड्रेस, उसने अगर मान लो उसको फायर लग जाती है और वो अपना फायर वाले के आगे से निकलती है और वो हंस रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ओमिशन होगा? फायर बुझाने वाले के आगे से वो निकली, वुमेन की ड्रेस को पूरी आग लग गई है, और अगर वो किसी आम बंदे के आगे से निकली और वो हंस रहा है, उस पर आग लगी हुई है, तब क्या होएगा? हाँ, तब कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अगर वो आग बुझाने वाले के आगे से निकली है तब वो ऑफेंस है। अगर कोई आम बंदा है उसके आगे से निकली और वो हंस रहा है उसके आग लगने पर, देन दैट इज नो ऑफेंस। चलो, ए हैज नॉक डाउन टू टीथ ऑफ बी, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस, ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट, कल्पेबल होमिसाइड, या अटेम्प्ट टू हर्ट। शाबाश, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ग्रीवियस हर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट कहाँ पर दिया हुआ है? 320 में दिया हुआ है, और उसमें 8 बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, इमेस्कुलेशन, किसी की आँख पे इंजर कर देना,
या फिर किसी के कानों को मतलब कि चोट पहुंचाना, या किसी के जॉइंट पर, या किसी के हड्डियां जो हैं वो पूरी तरह से टूट जाएं, परमानेंटली टूट जाएं। ठीक है, एक तो है कि उनको फ्रैक्चर करना और एक है कि परमानेंटली उनको डिस्ट्रॉय कर देना। दूसरा है कि उनके हेड पर या फेस पर अपना कोई परमानेंट डिस्फिगरेशन कर देना। कईयों के फेस में माथा अंदर घुसा होता है, कुल्हाड़ी लग जाती है, या फिर फ्रैक्चर कर देना किसी के बोन को या टूथ को, या फिर कोई ऐसी हर्ट पहुंचाना जिससे कि वो कम से कम 20 दिनों तक अपना एक सेवियर बॉडीली पेन में रहे, तो दैट इज़ अ ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखो। इनमें से मर्डर कहाँ पर डिफाइंड है? Which one of the following statement correctly define the term murder? Act by which death is caused must have been done with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. Death is caused with the knowledge that he is likely to cause death by his act. Death is caused with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom injury is caused. Yet death is caused under grave and sudden provocation. ठीक है, वेरी गुड, सी इज़ द करेक्ट आंसर करिश्मा, एंड वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर सही दे रही हो, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो, एंड भानु वेरी गुड, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, अ सर्वेंट कलेक्टेड मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ हिज मास्टर एज ऑथराइज्ड बाय हिम। द सर्वेंट रिटेन्ड द मनी इन हिज हैंड्स बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हिम एज वेजेस। ही कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, no offense, criminal misappropriation. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब बेसिकली इसमें क्या है कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है जिसको हमने इंटरेस्ट करा विद द प्रॉपर्टी या विद द डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, और अगर मान लो उसको हमने इंटरेस्ट करा है और वो अपने आप के पास वो चीज़ रिटेन कर ले, ठीक है, बेसिकली इंटरेस्टमेंट होनी बहुत जरूरी होती है किसी प्रॉपर्टी के लिए। अगर उसको आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहले एक ट्रस्ट में उसे चीज़ देनी जरूरी है। ठीक है, तो एंट्रस्टमेंट एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था यहाँ पर, एंड वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ए इज़ द राइट आंसर। ए फाइंड्स अ वॉच ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बस while he was leaving it as the last passenger. He picked it up and put it in the pocket instead of returning it to the state transport authorities. Next day, sold it. He is liable for theft, extortion, criminal misappropriation, criminal breach of trust. ए को घड़ी मिली बस के फ्लोर पर और उसने उस घड़ी को उठा लिया और स्टेट अथॉरिटीज़ को नहीं दिया। ठीक है, वेरी गुड करिश्मा एंड भानु, सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वीरेंद्र, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन इज़ द राइट आंसर। उसने एक चीज़ को क्रिमिनली मिस एप्रोप्रिएट करा है। अगर यहाँ पर हमें थेफ्ट के लिए अगर उसे करना होता तो थेफ्ट में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि थेफ्ट में ना कोई भी चीज़ आप डिसऑनेस्टली किसी से ले रहे हो और उसको पता नहीं लगता, ठीक है, पर यहाँ पे आपके पास चीज़ जो है ये आपकी डिसऑनेस्टी की वजह से नहीं आई, इनोसेंटली भी आ सकती है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में। ठीक है,
सो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपके पास चीज आई तब जाकर आपका दिमाग पलटा और तब जाकर आपने इस ऑफेंस की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। पर थेफ्ट में आपकी स्टार्टिंग से ही इंटेंशन ही ऐसी थी कि मेरे को ये चीज़ चोरी करनी है, ये चीज़ चाहिए, तो ये डिफरेंस था। और यहाँ पर सही आंसर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ही था 403 IPC। नेक्स्ट देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द इंडियन कोर्ट वुड हैव jurisdiction? Crime committed by an Indian in a foreign country, crime committed by a foreigner in India, crime committed by a person on an Indian ship. D. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई क्राइम करता है इंडियन फॉरेन कंट्री में, या फिर कोई क्राइम होता है फॉरेनर इन इंडिया, कोई फॉरेनर यहाँ पर आके क्राइम करता है, या फिर कोई हमारी शिप पर करता है, और इसके दो सेक्शंस हैं 3 और 4 जो कि हमारे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि हमारी जुरिस्डिक्शन जो है आईपीसी की वो कहाँ तक है, 12 नॉटिकल माइल्स या 12 मेरी, क्या कह रहे हो, 12 मैरीटाइम माइल्स। ठीक है, तो ये हमारा नोट कर लो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई कुछ कह रहा, चलो उससे पहले मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस जो कि मैं सारे सब्जेक्ट्स की ले रहा हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। फीस इज़ 15,000 फॉर द होल कोर्स, एंड अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो 3 × 6 मंथ्स आपको 3-3 हज़ार करके देने हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कईयों का प्री क्लियर हो गया है, अभी मेरे को 1 साल से ऊपर ही हुआ है पढ़ाते हुए, 1 सवा साल। ठीक है, एंड कईयों का प्री क्लियर हो चुका है, जो बिहार एपीओ गए या फिर जो कि एमपी देने गए, और एक स्टूडेंट का जो है मेरी, उसका अभी सुप्रीम कोर्ट का भी पेपर क्लियर होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट लॉ रिसर्चर, जिसमें 65,000 सैलरी होती है और अच्छी जॉब होती है, वो ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है पेपर। Which of the following is an essential ingredient of sedition? इनमें से क्या एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होगा सेडिशन का? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मैलाफाइड इंटेंशन, वर्ड्स स्पोकन मस्ट कॉज पब्लिक डिसऑर्डर बाय एक्ट ऑफ वायलेंस, या वर्ड्स स्पोकन मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, डी इज़ द राइट आंसर। क्या बात है करिश्मा, अभी आंसर मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था और पहले ही आंसर दे दिया पूरा। तो ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 124 में आईपीसी के सेडिशन दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर अपना, अगर कोई भी, जिसे हम देशद्रोह भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है, सेडिशन को हम देशद्रोह भी कहते हैं, और ये जो कानून है इसको ख़त्म करने की भी बात चल रही थी। ठीक है, सेडिशन को 124A सॉरी, और इसको ख़त्म करने की भी बात चल रही थी बेसिकली, पर अभी नहीं कर पाए। राहुल गांधी ख़त्म करना चाहते थे, और इसको हम अपना, जो अंग्रेज़ हैं जो हमारे यहाँ पर लाए थे कानून, बेसिकली उन्होंने 2010 में इसे ख़त्म कर भी दिया है। सेडिशन आपका बहुत ज़्यादा वाइड है और ये आएगा पेपर में, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज अभी टूल किट केस आया। ठीक है, टूल किट केस जो है जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स भी बेसिकली निकल के आई हैं, जैसे कि इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल,
बिकॉज एड इंट्रीम एंटीसिपेटरी बेल वहाँ पे एक टर्म निकल के आई। तो और भी हमारे बहुत सारी बातें हैं जो कि सेडिशन बेसिकली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो सेडिशन एक हमेशा से हॉट टॉपिक रहा है, देशद्रोह। क्योंकि अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो सबसे ज़्यादा सेडिशन के मामले कहाँ पर होते हैं, इंडिया में होते हैं, पर पनिशमेंट खाली 1% को हो पाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो सेडिशन जो है ये हमेशा से एक वाइड टॉपिक रहा है, तो आप इस पे नज़र मार लीजिए, इसके सारे के सारे केस लॉस बेसिकली आप याद कर लीजिए जो है। चलो, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ 100-year-old मैन, 6-year-old बॉय, 12-year-old गर्ल, 18-year-old गर्ल। 7 year old, 6 year old boy, देखो क्या होगा। वेरी गुड दिलीप, डोली इन कपैक्स, वेरी गुड करिश्मा, डोली इन कपैक्स, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। 6-year-old बॉय इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि 7 years जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। कि 7 year से नीचे के बच्चे ने अगर कुछ करा हो तो वो कोई ऑफेंस नहीं होता। डोली इन कपैक्स सेक्शन 82। और इसी के आसपास भी नज़र मार लो, सेक्शन 81 क्या है, सेक्शन 81 क्या होता है, नेसेसिटी होता है, ठीक है। और 83 क्या होता है, अगर 7 से 12 ईयर्स का कोई बच्चा अगर कुछ ऑफेंस करता है जिसको कि मेचोरिटी, नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं गिना जाएगा, अदरवाइज़ वो भी लायबल होता है। तो ये बात ध्यान में रखना। 82, 80, 81 में आपका नेसेसिटी और 80 में आपका एक्सीडेंट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आसपास भी नज़र मार लो। चलो, एक्सेप्टेंस सेंट थ्रू पोस्ट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, कैन नॉट बी रिवोक्ड एट ऑल, कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ इट डज नॉट रीच द ऑफरर। अगर हमने बाय पोस्ट किसी को एक्सेप्टेंस भेजी, सोचो हमने भेजी है किसी को, अब वो रिवोक कब कर सकता है, दिमाग से सोचो। कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, ठीक है, सही आंसर सी होएगा इसका। सी बेसिकली क्यों होएगा, अगर हमने एक्सेप्टेंस भेजी किसी को, अब पहले यहाँ से ऑफर गया, इस पे गया, इसने एक्सेप्टेंस दी, अब इसकी एक्सेप्टेंस यहाँ पहुँचने वाली, ये इससे पहले इसको रिवोक करना पड़ेगा। ये मान लो पहुँचे, इससे पहले इसको पहुँचाना पड़ेगा। लेटर भेजा है तो लेटर से जल्दी आप अपना व्हाट्सएप भेज दो या आप अपना टेलीग्राम स्पीड से भेज दो, तो कैन बी रिवोक बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, ये एक राइट आंसर होगा। चलो,
ये इसमें करंट है, थोड़ा करंट पे आप अपने ध्यान दे लेना। अब आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डिफाइन द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट क्रिएटिंग द लाइबिलिटी ऑफ अ नॉन पार्टनर? 28, 29, 30, 31। वेरी ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। होल्डिंग आउट, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। अब डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट कौन होता है, कोई समझा सकता है आप में से? अनम्यूट करके समझा दो। वेरी गुड। अगर आप अपना तैयारी कर रहे हो तो शायद इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी अभी से चलनी चाहिए, क्योंकि जज को तो पता नहीं कितने गुंडों के आगे भी बोलना पड़ेगा, और हम तो फिर भी सब एडवोकेट्स हैं। और अपना मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हो। बोलो, कोई आंसर कर सकता है इसका? सर बोलो बोलो बोलो। सर ये सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 28 है सर हाँ ये। सर ये आप किसी को बाय वर्ड्स पर रिटर्न पर बाय और अपने कंडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो, और वो जानबूझकर यानी कि हाँ, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किसी का पार्टनर है। शाबाश। ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है सर वो। देखो, इस सही कह रहे हो, वेरी वेरी गुड। और बोला उसके लिए भी, और वेरी वेरी गुड। अब इसमें क्या है, एक होनी चाहिए नॉलेज, एक होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन, दूसरी होनी चाहिए नॉलेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो आपने किसी को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करा, ठीक है, आपने किसी को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करा, एंड सामने वाले को नॉलेज है कि ये मेरे को एज अ पार्टनर दिखा रहा है। तो अगर मान लो मैंने दिखाया कि अमिताभ बच्चन मेरा पार्टनर है, अमिताभ बच्चन को पता है कि मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा पार्टनर है, जबकि असलियत में वो मेरा पार्टनर नहीं है, तो अमिताभ बच्चन क्या लायबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए? यस, क्योंकि सारे लोग तो मेरे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि अमिताभ बच्चन मेरा पार्टनर है डील करने, कि मेरी फर्म बिकॉज बहुत। हाँ बोलो बोलो। बिकॉज सर वो पर्सन आपकी इंड्यूसमेंट पर फेथ कर रहा है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर सामने वाला बिलीव कर रहा है कि मेरा पार्टनर अमिताभ बच्चन है, एंड उसी के बेसिस पर ही केम। ठीक है, तो 28 इज द करेक्ट आंसर। अब डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 44E ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट वेयर अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म टू। डिसोल्यूशन कैसे होगी इसमें? अगर किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, किसको करा है? पार्टनर को, थर्ड पार्टी को, ऑल द पार्टनर्स, या नन ऑफ द अबव? करो सारे आंसर अपना। शाबाश शाबाश, थर्ड पार्टी, वेरी वेरी गुड। सही जा रहे हो सब, मतलब कि करिश्मा और वीरेंद्र तुम्हारे दोनों के आंसर्स मोस्टली 99% ठीक है, या अभी तक तो सारे ठीक हैं तुम सबके दोनों के, तो वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर इसमें सही आंसर ये है, अगर थर्ड पार्टी को उसने ट्रांसफ़र कर दिया है। चलो, अ फर्म इज़ लाइबल टू बी कंपल्सरली डिसॉल्व अंडर 41 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट, ऑल बट वन ऑफ द पार्टनर्स एज इंसॉल्वेंट्स, ईदर ए और बी एंड नाइदर ए और बी।
देखो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये अपना कह रहा है कि फर्म जो है वो लायबल है कि उसको कंपल्सरी डिसॉल्व करेंगे अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या उनमें से एक पार्टनर भी अगर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हमारी होएगी होएगी। अब इसका रीज़न भी है बिकॉज इट इज़ वॉइड। ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि ये अगेंस्ट है किसी इंसॉल्वेंट को हम पार्टनर रहने दें, क्योंकि इंसॉल्वेंट पर्सन ऐसा होता है जो कि अपनी डेब्ट्स पे नहीं कर पाता, और अगर कोई पर्सन ऐसा पर्सन बिजनेस में आ जाए तो सारे बिजनेस को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि उससे हम पैसे तो निकलवा नहीं सकते 1 रुपया भी। तो ऐसे पर्सन को कोई भी हक नहीं है कि वो अपना कोई भी बिजनेस कैरी कर सके। इंसॉल्वेंट पर्सन जो है उसको बिजनेस कैरी ऑन करने का कभी भी हक नहीं है। A minor has been admitted to the benefits of partnership under Section 30 Clause 5 of Indian Partnership Act on attaining majority. Has to exercise an option to stay or to leave the firm within 1 month of attaining majority, 6 months of attaining majority, 90 days of attaining majority, and none of the above. ठीक है, वेरी गुड वीरेंद्र, करिश्मा, भानु एंड दिलीप। 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, अगर कोई भी माइनर है, अगर हमने उसको पहले अपना पार्टनर बना रखा था, उसको हम पार्टनर नहीं बनाते थे, हम उसको बेसिकली क्या करते थे, एडमिट करते थे टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म, बस खाली हम उसको यही काम करवाते थे। पर उसको 6 महीने के अंदर जब वो मेजर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, उसके 6 महीने के अंदर उसको ये बताना है कि वो फर्म में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। ठीक है, क्योंकि जब वो छोटा था वो लॉस के लिए लायबल नहीं था, खाली प्रॉफिट मांगने आ जाता था। पर अगर वो 6 महीने के अंदर ये नहीं बताता कि मैं फर्म में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता, हम उसको ऑटोमेटिकली अपना पार्टनर मान लेंगे और अब से वो फर्म के सारे प्रॉफिट एंड लॉस एक एक चीज़ के लायबल होएगा। और अगर उसे बताना है कि वो रहना चाहता है नहीं रहना चाहता 6 महीने के अंदर, सेक्शन 72 कहता है कि उसको न्यूज़पेपर में अपनी ऐड छपवानी पड़ेगी, उसको अपना वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में बताना पड़ेगा कि मैं रहना चाहता हूँ फर्म में या नहीं रहना चाहता, उसको सारे नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक को। ठीक है, उसे पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा बेसिकली मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता। तो 6 मंथ्स ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अ पार्टनरशिप फर्म इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, अ juristic person, या none of the above. कोई कह रहा है बी, सी, ए, सी। देखो इसका करेक्ट आंसर वेरी गुड बी ही है। ठीक है, इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर कोई पार्टनर है, अगर नुकसान होता है अपने घर से उठाकर उसे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके घर बिक जाएगा पार्टनर का अगर वो पैसे नहीं दे पाया, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पर इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, जो भी नुकसान होएगा, जो भी नफ़ा नुकसान होएगा, पार्टनर्स लायबल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये नहीं कि खाली पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी लायबल है। तो यहाँ पर लिखा है नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। चलो, एन इलीगल पार्टनरशिप कैन बी sued, कैन नॉट बी sued, both एंड।
वेरी गुड भानु एंड वीरेंद्र, डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर इलीगल अगर कोई पार्टनरशिप है कैन बी स्यूड, ठीक है, हम उसको स्यू कर सकते हैं। इलीगल पार्टनर को हम हमेशा स्यू कर सकते हैं, पर वो कभी स्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो इलीगल पार्टनरशिप है। अगर इलीगल पार्टनरशिप बनी है कि हम ड्रग्स बेचेंगे तो वो कोई किसी काम की पार्टनरशिप नहीं है, उसको हम स्यू कर सकते हैं। पर क्या वो हमें स्यू कर सकता है या वो आपस में एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं? कभी भी नहीं। वो ये कहेगा यार इसने ड्रग्स मैंने इसकी बेचने में हेल्प करी है, मेरे 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। नेवर, ही कैन नॉट से कि पार्टनर्स आपस में भी नहीं स्यू कर सकते, ना ही कोई थर्ड पार्टी, ना ही ये किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर सकते हैं, पर इनको हर कोई स्यू कर सकता है। चलो ये उस टाइम का क्वेश्चन है जब थोड़ा सा कॉमनवेल्थ का था, अभी ये किसी काम का नहीं था। ये क्वेश्चन आंसर करो। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, he or she has to get elected to Lok Sabha within 6 months. He or she can declare the government policies only in Rajya Sabha. He or she cannot vote in a no confidence motion. He or she cannot take part in the budget deliberations in the Lok Sabha. आंसर करो, सोचो। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से बन रहा है, वो इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता? ए सी डी। वेरी गुड भानु, वेरी गुड। ही और शी कैन नॉट वोट इन नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट कौन करता है? जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस उन्हीं के अगेंस्ट ही पास होता है जो कि सरकार होती है। अब हमें उनके अंदर कौन, वेरी गुड भानु, सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 6 महीना का ज़रूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए बनना, ठीक है। अपना जो मनमोहन सिंह था वो कोई लोकसभा का थोड़ा था, राज्यसभा का ही था पीएम। ही और शी कैन नॉट वोट इन नो कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। बाद में, पहली बार में नहीं। दिलीप ये बाद में हुआ था जो कह रहे हो ना। ये बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? मीरा कुमार, ठीक है, वेरी गुड। एक इसमें ना थोड़ा सा ऊपर, इसमें से ये बताओ, यहाँ पे ना G5 लिखा होना चाहिए। G5 डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप कौन सा है? इनमें से कौन सी कंट्रीज नहीं है? G5 जो ग्रुप है इसमें सारे के सारे डेवलपिंग नेशंस आते हैं जो कि टॉप क्लास डेवलपिंग नेशंस है, ठीक है। जिसमें कि सबसे ऊपर है चाइना, फिर हम सबको पता है हमारा प्यारा भारत, तीसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील, चौथे नंबर पर हमारा आता है मैक्सिको, फिर आता है साउथ अफ्रीका। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया। इसमें से ये नहीं, ये हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्टी टू द पीस पाइपलाइन एग्रीमेंट? अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान।
यस, वेरी गुड दिलीप, पाकिस्तान। क्योंकि पीस पाइपलाइन जो एग्रीमेंट है ये अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान के बीच में, ठीक है, पीस पाइपलाइन एग्रीमेंट। चाबहार बंदर क्लास से लाइन लाने के लिए। यस यस हाँ, वो पाकिस्तान आनंद दे रहा है उसको। यस। ये बताओ, अंडर विच सेक्शन ऑफ CPC अ सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड? DCC। इसका करेक्ट आंसर होएगा सेक्शन 100। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड करिश्मा, ठीक है, वेरी वेरी गुड करिश्मा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड अपील। सेकंड अपील कितने हाई कोर्ट को जाती है हमेशा, ठीक है, और ये कितने रुपए तक की होनी चाहिए? 25,000 से कम की नहीं होनी चाहिए सेकंड अपील कभी भी। ये बातें प्री में बहुत काम आती हैं, ठीक है, और ये हमेशा किसके ऊपर होता है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर होता है। और 100 इज द राइट आंसर। अब आगे आओ। अ डिक्री कैन बी प्रीलिमिनरी, फाइनल, इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल या नन ऑफ द अबव? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सी इज द करेक्ट आंसर, इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल। अब प्रीलिमिनरी डिग्री कौन सी होती है? ये एक ऐसी डिग्री होती है व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन आउट टू कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। फाइनल डिग्री कौन सी होती है? जो कि हमारी डिपेंडेंट होती है अपॉन द प्रीलिमिनरी डिग्री, ठीक है, व्हेन नथिंग हैज टू बी कैरिड आउट नाउ एंड द डिग्री कैन बी डिग्री इज फाइनल, दैट इज नोन एज फाइनल डिग्री, ठीक है, और कुछ करना रह नहीं गया, ये हमेशा प्रीलिमिनरी डिग्री पे डिपेंडेंट होती है। और हमारी जो डिग्री है इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल दोनों हो सकती है, प्लस पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल भी हो सकती है, और डीम डिग्री भी हो सकती है। तो डिग्री की बहुत तरीके की होती है। तो आज का हमारा सेशन इतना था। किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। अगर आपको किसी को भी पेड कोर्स ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है, मेरा चल रहे हैं बैचेस, और उसमें मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी देता हूँ। अगर कोई अटेंड नहीं कर पाता, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास रहेंगे हमेशा ही। तो पूछ लो, किसी ने कुछ पूछना हो, डाउट हो आज।